वो सोने की चिड़िया एक गरीब चिड़िया बन गई और भारत को विरासत में क्या मिला? गरीबी मिली, निरक्षरता मिली, लोकतंत्र तो मिला, लेकिन वो लोकतंत्र आर्थिक रूप से खोखला था। गरीबी भारत को विरासत में मिली, वो विरासत आज हमारे आर्थिक लूट स्तर पर की, धन की निकासी स्तर पर की, अपने इस स्तर पर की, क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर कॉलोनियलिज्म के माध्यम से अपने जो है ना केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया, ना केवल और उन्होंने अपने जो है कॉलोनियलिज्म और उन्होंने अपने औपनिवेशिक कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल किया, और जो है इस तरीके से भारत में आर्थिक लूट की गई। तो आर्थिक लूट के लिए जिम्मेदार कम्युनिज्म जिम्मेदार है कि कैपिटलिज्म जिम्मेदार है? यही पूरी दुनिया के लिए, ना केवल अफ्रीका के लिए बल्कि लैटिन अमेरिका के लिए, ईस्ट और जो है ईस्ट और इंडिया, यानी को क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मूलतः डेवलपिंग कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत इंडिया है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, और साउथ एशिया में जितने कंट्रीज हैं उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज को लूटा 200 साल तक इन लूटा बायका था। स्क्रैम्पल ऑफ अफ्रीका में हाथापाई की, अफ्रीका विभाजन किया, अफ्रीका को यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को वहां पर सीमाएं बनाई गई, अपना कहीं ना कहीं वहां पे बॉर्डर्स बनाए गए, लाइन्स बनाई गई, और बाकायदा अफ्रीका को चीर दिया, विभिन्न हिस्सों में पार्ट्स किए गए, क्योंकि आर्थिक रिसोर्स लेना थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सक्सेस बनाना था। बट न केवल वहां पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, बल्कि बड़े मार्केट की आवश्यकता थी, तो और एक लेबर्स की भी आवश्यकता थी। तो वहां के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को स्लेवरी सिस्टम में जो है स्लेब बनाया, और स्लेवरी में उनको धकेल दिया गया, बाकायदा हिंसा के माध्यम से उनको जबरदस्ती गुलाम बनाया गया, जबरदस्ती कैरिबियन द्वीपों में काम कराया गया। तो आप बताइए, शोषण के लिए हिस्ट्री कह रही है कि ये कैपिटलिज्म ही जो है खतरनाक है। कैपिटलिज्म कुछ अच्छी चीजें भी लाता है, तो कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि कौन जिम्मेदार है। अभी तो यहाँ पे एक घटना घटित हुई है, लेकिन अब और घटने की आवश्यकता है। दूसरा, आप समझते हैं कि कैपिटलिज्म क्यों खतरनाक है। हमने अभी समझा कि कैपिटलिज्म ही, क्योंकि इस सेंचुरी में यूरोप में पुनर्जागरण आया, उसके बाद उसके माध्यम से बौद्धिक क्रांति हुई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, नेशनलिज्म या राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जो पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी में ये राष्ट्रवाद अन्य देशों के लिए, इन देशों के लिए तो अच्छा था, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, यानी कि ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, ये क्यों खून का प्यासा बन गया? ये क्यों जो है एक तरीके से शोषणकारी राष्ट्रवाद बन गया? क्योंकि यही राष्ट्रवाद ने अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जब इन देशों में 18वीं सेंचुरी में, इंग्लैंड में जैसे, तो कहीं ना कहीं 19 और 20 सेंचुरी में इंपेरियलिज्म आया। लेनिन ने एक समय कहा था कि इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज है। क्योंकि कॉलोनियलिज्म आया, इसने कॉलोनियलिज्म को पैदा किया, और स्क्रैम्पल ऑफ हाथापाई यानी कि 1884 और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अफ्रीका को कहीं ना कहीं विभिन्न पार्ट्स में डिवीजन किया गया, विभिन्न सीमाओं में डिवीजन किया गया, विभिन्न क्षेत्रों को कब्जा किया गया, उसको क्षेत्रों को बांट लिया गया अपने लूटने के लिए, अपने आर्थिक इंटरेस्ट को और कॉलोनियल इंटरेस्ट को, यानी कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए। इस तरीके से और वहाँ के मूल जनजाति को, मूल लोगों को, मूल निवासी लोगों को एक गुलाम बनाया, स्लेव बनाया 100 साल तक, 150 साल तक, 200 साल तक, और ना केवल भारत को, ना केवल अफ्रीकन कंट्रीज को, भारत को तो 200 साल तक गुलामी में धकेल दिया। और भारत को आज़ादी के बाद एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, वो है गरीबी। क्योंकि भारत एक समय सोने की चिड़िया था, भारत को अंग्रेज जाने के बाद विरासत में गरीबी मिली, लोकतंत्र मिला, अच्छी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मिली, रूल ऑफ लॉ मिला, ठीक है, अलग बात है। हमको दंगे भी मिले, सांप्रदायिक दंगे मिले, हिंदू मुसलमान के दंगे देखने को मिले, पाकिस्तान भी थामने को हमको देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने हमारे लिए वो काम किया। आज भी हमारे लिए पाकिस्तान एक तरीके से बड़ा खतरनाक कंट्रीज है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक गरीबी के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार है। खुद की जब गरीबी के लिए जिम्मेदार है, हमारी गरीबी के लिए काफी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी पूरे बजट का पैसा जो है हमारा
सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, एजुकेशन पर होना चाहिए। और हमारी सीमा पर जो है किस तरह की हमारी सीमा, देश की सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हमारा एक तरीके से काफ़ी बजट का काफ़ी हिस्सा वहाँ पर खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की समस्याएं, गरीबी, शोषण, जिम्मेदार और असमानता के लिए ये देश की सरकारें जिम्मेदार कहाँ तक हैं ये समय बताएगा। लेकिन इतिहास ये बताता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की समस्याओं के लिए, इनके शोषण के लिए 200 साल तक इन देशों के लोगों को गुलाम बनाया। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनके शोषण के लिए जिम्मेदार कैपिटलिज्म है, क्योंकि हमने इस तरीके से समझा। अब समझते हैं हम सेकंड स्टेज में कि कैसे और कैपिटलिज्म का विस्तार कैसे हो रहा है और कैसे ये मानवता के लिए खतरनाक है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ना केवल ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बल्कि हर देश की समस्या है। और ये समस्या के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मूलतः डेवलपिंग विकासशील देश आते हैं। डेवलपिंग विकासशील देश जैसे इंडिया है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, सार्क है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट के भी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के भी कंट्रीज हैं, ईरान है, ये सब क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब हमने समझा कि 20 और 19वीं सेंचुरी में ये कैपिटलिज्म 3 चीजें लेकर आया। इंपेरिकलिज्म, साम्राज्यवाद, दूसरे देशों पर कब्जा करना अपने आर्थिक हितों के लिए। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपने हित के लिए, अपने आर्थिक हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना, दूसरे देश के संसाधनों को लूटना, रिसोर्स को, मिनरल्स को जो है यूटिलाइज करना अपने निजी फायदे के लिए। इसी को बोलते हैं, उसकी देश की इच्छा के विरुद्ध, वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध आपने कब्जा किया, उसके रिसोर्स को लूटा अपने निजी फायदे के लिए। तो इंपेरियलिज्म को कम्युनिज्म लेकर आया कि कैपिटलिज्म लेकर आया? ये कैपिटलिज्म की ही कम्युनिज्म इंपेरियलिज्म को लेकर आया। ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म तो मानवता की बात करता है। ये मानवता के लिए खतरा है ही नहीं, खतरा मानवता के लिए ये है। और यही इंपेरियलिज्म को लेकर आया, क्योंकि यही शोषण, गरीबी, असमानता के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ एक व्यवस्था को लेकर आया, कॉलोनियलिज्म। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि एशिया, अफ्रीका, इनको 200 साल, 100 साल, 300 साल तक इन देशों को गुलाम बनाया। ना केवल उन देशों के आर्थिक संसाधनों को लूटा, वहां के लोगों को गुलाम बनाया। तो कहीं ना कहीं स्लेव सिस्टम भी लेकर आया, स्लेवरी भी लेकर आया, ब्लैक लोगों को बड़े स्तर पर गुलाम बनाया, स्लेव बनाया, दास बनाएगा। उन पर उद्योगों में, इंडस्ट्री पे, पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर सामान लादने के लिए काम पे लगाया जाता था। लेबर के रूम में उनको जो बंधुआ मजदूर बनाया गया। तो कहीं ना उनके बच्चों का भविष्य, इन ब्लैक अफ्रीकन ब्लैक लोग थे बेचारे, वो तो स्लेव थे, उनके बच्चे भी तो स्लेव होंगे ना। ये मानवता के लिए खतरा है कि एक समझने की आवश्यकता है। और ये इसके साथ साथ इसने पूरे अफ्रीका में द स्क्रैम्पल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में जो गरीबी है, शोषण है, असमानता है, भुखमरी है, इस सब समस्या के लिए जिम्मेदार यही है कैपिटलिज्म, क्योंकि वहां के रिसोर्स को बड़े स्तर पर आज भी लूट रहा है। और कॉलोनिज्म के बाद आज हम देखते हैं 21 सेंचुरी में ये कॉलोनिज्म खत्म नहीं हुआ, ये नए स्तर पर आया। क्योंकि 20 और 19वीं सेंचुरी में जो कॉलोनिज्म था उसमें स्टेट प्रत्यक्ष रूप से था। स्टेट ने अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, क्योंकि भारत में कंपनी ही आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट का शासन हुआ। तो स्टेट प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व हुआ सेना के माध्यम से, और पहले कंपनी के माध्यम से, फिर गवर्नमेंट और सेना के माध्यम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि ईस्ट पर, मिडिल ईस्ट पर, अफ्रीका पर कब्जा किया, उनके रिसोर्स को लूटा,
क्योंकि स्टेट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इसका। लेकिन 21 सेंचुरी में मार्क्सिस्ट लोग ये बताते हैं, यानी कि यही कम्युनिज्म ही कहीं ना कहीं सच्चाई को बताता है, क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिस्ट फिलोसफर्स ने कहा, न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स ने कहा कि ये डायनेमिक तो होता है, अपने चेंज करता है, लेकिन ये दुनिया में सब अपना वास्तविक और अपना हिजज एजेंडा, एक्चुअल एजेंडा लोगों के सामने नहीं बताता है। तो इसने क्या किया कि 21 सेंचुरी में इन्हीं शासन, जब ये सरकारें कोई यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना हुई, तो इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, ईरान, इन देशों में राष्ट्रवादी चेतना आने लगी। ये औपनिवेशवाद के विरुद्ध, यानी कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आने लगे, जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन आने लगे, जैसे हमारे देश में चलाया गया, हमको आजादी दिलाई, तो कहीं ना कहीं देशों को आजाद राष्ट्रवादी आंदोलन आए। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से ये थर्ड वर्ल्ड थे, या जो ईस्ट के भारत जैसे देश या अफ्रीकन, म्यांमार, ये कंट्री के आजाद होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, स्वतंत्रता इनको मिलने लगी, स्वतंत्र होने लगे। लेकिन ये औपनिवेशिक सरकारें वापस जाने लगी, रिटर्न होने लगी, गो बैक होने लगा, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन चलने लगे, तो कहीं ना कहीं ये देश आजाद होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। लेकिन देखते हैं कि ये क्यों खतरनाक है, क्यों मानवता के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये 21 सेंचुरी, यानी कि आज तक देखा जाए, ये दोनों सेंचुरी के बीच और आज तक 2 डेज, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्या किया, नए तरीके से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए और लोगों को बताया कि लिबरल डेमोक्रेसी और एलपीजी का मॉडल लेकर आए। ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये लिबरल डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, लेकिन इसका जवाब ये तो अच्छा, इसको तो अच्छा उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट लोगों ने, कैपिटलिस्ट स्टेट ने अच्छा बताया, वेस्टर्न कंट्री ने अच्छा बताया, इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अच्छा बताया, लेकिन इसकी क्रिटिकल व्याख्या कौन करेगा। ये मार्क्सिस्ट लोगों ने कहा कि ये कैपिटलिज्म ने जो इंट्रोड्यूस किया है वैश्वीकरण का कंसेप्ट या ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, वो कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपेरियलिज्म का ही विस्तार है। बस ये डायनेमिक तरीके से, अपने नए तरीके से इसने रूप विस्थापित की है और इसने नए तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन